वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना एवं स्थापत्य, जहां आप पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर तैयार निबंधात्मक प्रश्न, संपूर्ण चैप्टर का सार। YouTube के इतिहास में पहली बार जिस टेस्ट का आप अवलोकन करेंगे, उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 12th से इतिहास विषय चैप्टर 12। यहाँ पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस टेस्ट में आप इसका ध्यान से अवलोकन करें, तत्पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं टेस्ट भी दें। यदि आप 80% से अधिक अंक अर्जित करते हैं तो आपको प्रोत्साहन स्वरूप डिजिटल प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको अपना मेल आईडी बिल्कुल सही नाम, पिता का नाम और संस्था का नाम ऐड करना है। यहाँ पर मेल आईडी डाल दी गई है। नाम आप जो प्रमाण पत्र में चाहते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। नाम बिल्कुल सही लिखें, पिता का नाम और आपकी संस्था का नाम बिल्कुल सही लिखें, ताकि प्रमाण पत्र में भी आपके नाम सही आए। अब हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी में औपनिवेशिक काल में सबसे पहले जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था। तत्पश्चात 1881 ईस्वी से इसको प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया। तो 1881 से विधिवत जनगणना शुरू हुई, जो आज भी अनवरत जारी है ना। वर्तमान में भी जनगणना अभी 2020-21 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना काल के कारण हो न सकी। तो निश्चित ही बहुत जल्द अभी जनगणना होना है। 2011 में हुई थी, तो 2021 में संभावित थी, जो अभी हो न सकी। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, उन सभी विकल्प इस लेसन से ही संबंधित है। तो कहीं ना कहीं इसके भी वस्तुनिष्ठ आपके तैयार होंगे, तो आप इनको भी निश्चित ही जो फीडबैक में आंसर दे रखे हैं, इनको जो आप जरूर याद करिएगा। 1857 ईस्वी, तो आप सब जानते हैं 1857 जो है यह भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को हुआ था, जो 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्रांति अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में लड़ी गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख नायक थे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर उदय सिंह, मंगल पांडे आदि थे, है ना। चर्बी वाले कारतूस भी इसी से संबंधित थे, लेकिन यह हम 1857 ईस्वी की क्रांति वाले लेसन में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप 1857 के बारे में यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह बात आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा 1857 ईस्वी में ही अंग्रेज सरकार की ओर से बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका 1757 ईस्वी। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सन 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और बंगाल की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। यह अंग्रेजों की पहली सफलता थी, राजनीतिक रूप से यह उनकी पहली सफलता थी। लेकिन 1764 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, ये इन्होंने छल नीति से जीता था, लेकिन 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये इन्होंने अपने बाहुबल से जीता था, अपनी शक्ति से जीता था। और इस प्रकार इन्होंने इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। अगला ऑप्शन था 1817 ईस्वी। तो लॉर्ड वेलेजरी 1798 ईस्वी को भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और उसने आते ही कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया।
लॉर्ड वेलेजली की विदाई के पश्चात कलकत्ता के विकास के लिए लॉटरी कमेटी का गठन किया गया सन 1817 ईस्वी में। आप सन जरूर याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? सन 1817 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? यह कमेटी शहर के सुधार और विकास के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध जनता में लॉटरी बेचकर करती थी। ओके, इससे धन एकत्रित किया जाता था और कलकत्ता के विकास में इसका पैसा लगाया जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कब एवं कहां स्थापित की? इसका राइट आंसर है 1613 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, और यह उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था और जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट जो आपको विकल्प दे रखे हैं उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो निश्चित ही ये भी आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर बन सकते हैं, तो आप इसका भी अध्ययन सुनिश्चित करें। 1510 ईस्वी में पणजी, एक और विकल्प दे रखा था, तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में पणजी में अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी। यह आपको जरूर पता होना चाहिए। पणजी जो वर्तमान में गोवा की राजधानी माना जाता है। क्लियर। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक बस्ती बसाई। 1673 ईस्वी में पांडिचेरी, फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपनी पहली व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी। क्लियर। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं जो आपको बिल्कुल नोट करने योग्य है। 1850 ईस्वी के आसपास भारत के औद्योगिक नगरों में जो प्रमुख नगर थे वो थे कानपुर और जमशेदपुर। कानपुर चमड़े की चीज़ों और ऊनी और सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता था। दोनों ही नगर औद्योगिक नगर माने जाते थे। 1850 ईस्वी के आसपास के औद्योगिक नगरों की श्रेणी में गिना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी किसके कारण करना पड़ी? अंग्रेजों को मद्रास की जो किलेबंदी फ्रांसीसियों के कारण करना पड़ी। ओके, क्योंकि 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अपनी कोठी स्थापित की थी, किंतु इसके बाद 1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टम कहते थे, है ना। कभी आ जाए कि मद्रास का स्थानीय नाम क्या था, तो चेनापट्टम, और वर्तमान में इसी मद्रास को चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार जो स्थानीय तेलुगु सामंत थे उनसे प्राप्त किया था। वहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता थी, क्योंकि वो पहले से वहां पर व्यापार कर रही थी। दोनों के मध्य काफी लंबा संघर्ष चला और अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई और मद्रास अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो गया और यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली रेल कब एवं कहां चली? यह प्रश्न आपके इस लेसन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको जरूर याद रखें। भारत की जो पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी और वो चली थी बंबई एवं ठाणे के बीच। बंबई एवं और लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। 1 घंटा 15 मिनट में लगभग 34 किलोमीटर का सफर पूरा किया था भारत की पहली ट्रेन ने या पहली रेल ने। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों ने कहां स्थापित करवाया था? इसका राइट आंसर है मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। इसी प्रकार फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में स्थापित करवाया था। यह कहीं ना कहीं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कलकत्ता और गोविंदपुर नामक इन 3 गांवों को मिलाकर किया गया था और यहां पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाया गया था। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब रिक्त स्थान में आएगा कि कलकत्ता किन 3 गांवों को मिलाकर
बनाया गया था। तो सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर, आप नाम जरूर याद रखिएगा। मद्रास 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी से प्रतिद्वंदिता के कारण सुरक्षा की दृष्टि से मद्रास को किलेबंद कर दिया था। मद्रास का यह किला जस्ट अभी हम चर्चा कर चुके हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ये जो किला था यह व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया। अब व्हाइट टाउन क्या होता है? जहां पर गोरे लोग रहते थे, जहां पर यूरोपीय लोग या गोरे लोग या अंग्रेज लोग रहते थे। मद्रास में ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित किया गया। अब ब्लैक टाउन किसके लिए था? भारतीयों के लिए। जहां भारतीयों के रहने का जो स्थान था उसको ब्लैक टाउन नाम दिया गया और अंग्रेजों के जो रहने का स्थान था उसको व्हाइट टाउन नाम दिया गया। ठीक है। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख शहर विकसित हुए थे, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई। माना कि आपका प्रश्न यूं भी आ सकता है, औपनिवेशिक काल के 3 प्रमुख बड़े शहर कौन कौन से थे? तो आप लिख सकते हैं मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई। ठीक है। यह प्रारंभ में मूलतः मत्स्य तथा बुनाई से संबंधित थे, यहां पर वही कार्य होता था, किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, व्यापारिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इनको प्रेसिडेंसी शहर भी कहा जाता है। प्रेसिडेंसी शहर मतलब जहां से प्रशासन चलाया जाता था। इन 3 शहरों से ही लगभग अधिकांश भारत के अधिकांश क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और शासन किया। अब जो आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं, अभी हमने बहुविकल्प क्वेश्चन हल किए हैं। अब बहुविकल्प की तर्ज पर निबंधात्मक क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। निर्देश दे रखे हैं आपको, एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल के प्रारंभ में बनाए गए व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन जस्ट अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा करी है। व्हाइट टाउन जहां गोरे अर्थात यूरोपियन लोग रहते थे, तथा ब्लैक टाउन जहां पर भारतीय रहते थे। क्लियर? यह पहला अंतर हो गया आपका। व्हाइट टाउन को सामान्यतः किलेबंद किया जाता था, जबकि ब्लैक टाउन को किलेबंद नहीं किया जाता था, है ना। जब व्हाइट टाउन जो था, अंग्रेजों के रहने का जो स्थान था, उसको चारों तरफ से किलेबंद कर दिया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से, जबकि ब्लैक टाउन को किलेबंद नहीं किया जाता था। व्हाइट टाउन में समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती थी, जबकि ब्लैक टाउन में सुविधाओं का अभाव था, है ना। व्हाइट टाउन में समस्त प्रकार की सुविधाएं थी और ब्लैक टाउन में सुविधाओं का अभाव रहता था। व्हाइट टाउन में बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, जबकि ब्लैक टाउन में सकरी एवं आड़ी तिरछी गलियां होती थी। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर यहां पर बताया गया है। यह प्रश्न आपका व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में अंतर या व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के बारे में आप क्या जानते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आप इस प्रकार आंसर इसका लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? रिकॉर्ड आप सब जानते हैं दस्तावेजों को कहा जाता है। शहर से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। तो रिकॉर्ड को संभाल कर क्यों रखे जाते थे? तो आप अपने बिंदु, ये बिल्कुल अपने स्वविवेक से भी क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था कि किस शहर की आबादी में मतलब कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है या गिरावट हुई है, मतलब किसी शहर की आबादी में गिरावट हो रही है या बढ़ोतरी हुई है। यह उन रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चल जाता था। इन रिकॉर्ड्स के अध्ययन से शहर के सामाजिक, आर्थिक और अन्य परिवर्तनों को भी समझा जाता था। क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये भी उन दस्तावेजों से, उन रिकॉर्ड से पता चल जाता था। इन रिकॉर्ड्स के अध्ययन से शहरों में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के विकास को भी समझा जाता था। किस प्रकार की व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां हो रही है, ये भी रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चल जाता था। इन रिकॉर्ड्स में शहरों में सफाई, सड़क परिवहन और अन्य गतिविधियों की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं को समझने के लिए रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखे जाते थे। क्लियर? इसलिए इन रिकॉर्ड को संभाल कर रखा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित ही इस प्रश्न के साथ आपको फीडबैक में दे रखा है, मानचित्र या नक्शे क्यों जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न भी आपका संभावित है। मानचित्र आप सब जानते हैं नक्शे को कहा जाता है। तो हर किसी शहर को विकसित करने के लिए उसका नक्शा होना जरूरी है। तो किसी भी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्र बहुत जरूरी होता है। इलाके पर बेहतर नियंत्रण के लिए अंग्रेज लोग चाहते थे कि इस पूरे
क्षेत्र को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इसके लिए उन्होंने नक्शे बनवाना शुरू किए थे। शहर के विकास की योजना बनाने के लिए भी कितना मानचित्र से पता चल जाता है कि शहर कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। उस हिसाब से उस शहर की विकास की योजना बनाने के लिए मानचित्र बहुत जरूरी है। व्यवसाय बढ़ाने तथा उसकी संभावना की तलाश के लिए भी नक्शे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो निश्चित ही यहाँ पर आपके दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं, एक नक्शे क्यों जरूरी है और साथ ही रिकॉर्ड्स को संभाल कर क्यों रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अब औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जनगणना 1872 ईस्वी में जो प्रारंभ की गई थी और 1881 से उसको नियमित प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में कराने का निर्णय लिया गया था। तो जनगणना संबंधी जो आंकड़े होते हैं वह कितने उपयोगी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास अंग्रेजों की ओर से सन 1872 ईस्वी में किया गया था। तत्पश्चात 1881 ईस्वी में प्रत्येक 10 वर्ष में की जाने वाली जनगणना को नियमित रूप प्रदान कर दिया गया और आज भी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। जनगणना में कई प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं सरकार की ओर से और उस हिसाब से योजनाएं लागू की जाती है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले अलग अलग तरह के लोगों की कुल जनसंख्या का आसानी से पता लगाया जा सकता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से विभिन्न शहरों के निर्माण और विस्तार के विषय में भी पता लगाया जा सकता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से लोगों के जीवन स्तर और बीमारियों से होने वाली मौतें के विषय में भी हमें पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से शहरों में रहने वाले लोगों की आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार जनगणना संबंधी आंकड़ों की सहायता से शहरीकरण के रुझानों को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं ये आप जरूर अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा और याद कर लीजिएगा, या आप 1 या 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आप अपने स्व विवेक से भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसका जो फीडबैक आप विशेष रूप से देखिएगा, फीडबैक में लिखा हुआ है, कुछ विद्वान इतिहासकार ऐसे भी थे जो इस जनगणना संबंधी आंकड़े को भ्रामक बताते थे। इसके पीछे भी उनके तर्क थे, क्योंकि जब जनगणना सरकार की ओर से कराई जाती थी तो कई सारे लोग सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते थे। तो जब सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे तो निश्चित ही सही आंकड़े भी सामने नहीं आ पाएंगे। तो कुछ इतिहासकार इस जनगणना संबंधी आंकड़े को भ्रामक बताते थे और उनका मानना था कि यदि इसका प्रयोग किसी योजना के लिए किया जा रहा है तो अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी छावनियों की सुरक्षा को लेकर कौन कौन से कदम उठाए। छावनियां मतलब जहां अंग्रेज रहते थे उनको छावनियों का नाम दिया गया। 1857 ईस्वी की विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुराने कस्बों के आसपास स्थित चरागाह और खेतों को साफ करवा दिया। जितने भी चरागाह थे, चरागाह मतलब जो खाली जगह जो पड़ी रहती थी उसको चरागाह कहा जाता था, उन खेतों को खाली करवा दिया गया, आसपास की जगह और खेतों को खाली करवा दिया गया। इसके पीछे का उद्देश्य जब आप बुक का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह उनकी सुरक्षा के लिए कराया गया था, ताकि भविष्य में यदि कोई आक्रमण करे तो वो बहुत आसानी से उन पर सामने वाली पर आक्रमण कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ गैप छुड़वाई थी। क्लियर। नए शहरी इलाके विकसित किए गए जिन्हें सिविल लाइंस नाम दिया गया, है ना। नए शहरी इलाके विकसित किए गए जिन्हें सिविल लाइंस का नाम दिया गया, जहां पर अंग्रेज बहुत सुरक्षित रह सके। सिविल लाइंस इलाके में केवल यूरोपीय निवास कर सकते थे। जो सिविल लाइंस का जो इलाका था उसमें सिर्फ यूरोपीय अर्थात गोरे लोग ही निवास कर सकते थे। यहां पर भारतीयों का प्रतिबंध था, भारतीय लोग यहां पर नहीं जा सकते थे। सिविल लाइंस इलाके बड़ी बड़ी छावनियों में तब्दील हो गए। इन छावनियों में बड़े बड़े बगीचे, विशाल बंगले, परेड मैदान तथा चौड़ी चौड़ी सड़कें आदि होती थी। मतलब समस्त प्रकार की सुविधाएं इन सिविल लाइंस इलाके में होती थी जहां पर अंग्रेज लोग रहते थे। इन छावनियों में यूरोपीय कमान के अधीन भारतीय सैनिकों को तैनात किया जाता था, है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई आक्रमण न हो या कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तो भारतीय सैनिकों को ही तैनात किया जाता था। इस प्रकार छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में बन गई। क्लियर। आपको मैं फिर याद दिला दूं, ये जो टेस्ट का जो आप अवलोकन कर रहे हैं, इस टेस्ट में आप स्वयं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर जाकर आप स्वयं टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक शासकों के लिए हिल स्टेशन
क्यों महत्वपूर्ण थे। अब हिल स्टेशन क्या होता है, पर्वतीय सैरगाह, है ना। पर्वतीय सैरगाह मतलब जो पर्वत के आसपास जो भी स्थान जो थे, उन स्थानों पर जाना क्यों पसंद करते थे, उनको क्यों महत्वपूर्ण हो गए। तो इसमें आप बिंदु लिख सकते हैं, अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय पहाड़ों की शीतोष्ण और ठंडी जलवायु उनके लिए बहुत अच्छी थी, है ना। जो ठंडी जलवायु थी वह उनको बहुत अच्छी लगती थी। हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु के समान थी। उनको कैसा एहसास होता था कि जैसे हम यूरोप में ही रह रहे हैं। अतः औपनिवेशिक शासकों को यहाँ की आबोहवा काफी मनमोहक लगी। अंग्रेज अपने सैनिकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए भी पहाड़ों पर भेजते थे, जिससे हिल स्टेशन छावनियों के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगे। अंग्रेज अधिकारी गर्मी के समय में अपनी राजधानी को भी बदल देते थे, है ना। कई सारे ऐसे अंग्रेज अधिकारी रहे जिन्होंने समय समय पर अपनी राजधानी बदल दी। जब भी गर्मी का मौसम आता तो यह शिमला जो है, शिमला को अपनी राजधानी बना लेते थे और वहीं रहते थे। क्लियर। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरे चांस है एग्जाम में आने के, इसको आप जरूर राइट डाउन करिएगा। फीडबैक में जो आंसर दे रखा है, किस प्रकार इन्होंने हिल स्टेशनों को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया। तो सबसे पहले 1815-16 ईस्वी में गोरखा युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना की गई। इसी प्रकार 1818 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप माउंट आबू में इन्होंने रुचि ली और माउंट आबू को डेवलप किया। इसी प्रकार 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिक्किम के राजाओं से दार्जिलिंग को छीन लिया। ये जितने भी स्थान हैं, ये सब पर्वतीय सैरगाह बोले जाते हैं, जो काफी प्रसिद्ध है। वर्तमान में आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, जो पर्वतीय सैरगाह है जहां पर हम घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल बन चुके हैं। तो निश्चित ही यह अंग्रेजों के जमाने में ये इन्होंने वहां पर घूमने के उद्देश्य से ठंड के कारण, या कह सकते हैं यहाँ गर्मी ज्यादा होती थी, तो वह गर्मी से बचने के लिए उन स्थानों पर चले जाते थे। क्लियर। औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए, है ना। औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व मतलब शहर और ग्रामीण दोनों किस हद तक घुल मिल गए थे। तो आप लिख सकते हैं, मद्रास का विकास अनेक गांवों को मिलाकर किया गया था, इसीलिए मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। यहां पर पुरम भी लिखा है, तो पुरम गांव में तमिल भाषा में गांवों को पुरम भी कहा जाता है, यह आप जरूर याद रखिएगा। दुभाष नामक समकालीन भारतीय समाज के महत्वपूर्ण लोग थे। यह लोग स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते थे या बोलना जानते थे। तो यह लोग भारतीय समाज और यूरोपियों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। यहां से आपका एक और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकल रहा है। यदि एक क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बिंदु बनाकर लिख सकते हैं, या एक नंबर में अलग से पूछा जा सकता है, दुभाषीय क्या होते हैं। दुभाषीय मतलब दो भाषाओं के जानकार, एक उनकी स्थानीय भाषा और दूसरा अंग्रेजी, है ना। क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे उनको वहां की स्थानीय भाषा में नॉलेज नहीं था या स्थानीय भाषा नहीं जानते थे। ये दुभाषीय उनको स्थानीय भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर बताते थे, इनको दुभाषिया कहा जाता था। प्रारंभ में कंपनी में नौकरी पाने वाले लगभग सभी लोग वेल्लालार जाति के थे। जो वहां की स्थानीय जाति थी वेल्लालार उसी जाति के थे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक लगभग सभी जाति और समाज के लोग कंपनी में नौकरी करने लगे। भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता मजबूत होती गई, अंग्रेज स्वयं को और अधिक सुरक्षित और अनुभव करने लगे और अब वे किले के बाहर भी अपने आवास बनाने लगे। धीरे धीरे जब उनको लगा कि अब हम यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए अब उन्हें किलों के बाहर भी नगर योजना बनाना शुरू कर दी और कई प्रकार के भवनों का निर्माण भी उन्होंने करवाया। इस प्रकार औपनिवेशिक शहर मद्रास में शहरी एवं ग्रामीण दोनों तत्व की झलक मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन कौन सी थी। नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन कौन सी थी। तो यहां पर बिंदु आपको पता रखा है, नगरों को समुद्र के किनारे स्थापित करना, सुरक्षा का अभाव, नगरों के मानचित्र बनवाना और नगरों के रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाना। ये चिंताएं नगर नियोजन के लिए 19वीं सदी में अंग्रेजों के सामने थी। ओके, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फीडबैक में आपको आंसर दे रखा है, नगरों को समुद्र के किनारे स्थापित करना। इसके पीछे ये चिंता थी उनको, तो ये क्यों करना चाहते थे वो, इनके पीछे उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था।
अंग्रेजों की सबसे बड़ी चिंता थी कि नगरों को समुद्र किनारे कैसे बसाया जाए। उनकी मंशा थी कि समुद्र किनारे यदि नगर बस जाएंगे तो वहां आसानी से माल यूरोप पहुंचा सकते हैं और यूरोप से माल आसानी से वापस लाया भी जा सकता है ना। इसीलिए इन्होंने समुद्र किनारे के ही जो नगर थे उनको ही औपनिवेशिक शहरों के रूप में विस्तार किया है। सुरक्षा का अभाव, जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, है ना, इस क्रांति से अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे और आतंकित हो गए थे। इसलिए उन्हें डर सताने लगा था कि भारतीय लोग उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुरक्षा की चिंता भी थी और सुरक्षा की चिंता के लिए ही उन्होंने जगह जगह किले बनवाना शुरू कर दिए या उसको सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया था। नगरों के मानचित्र बनवाना, अब किसी भी नगर को सुव्यवस्थित बसाने के लिए, यहाँ की योजना लागू करने के लिए मानचित्र होना बहुत जरूरी था, यह भी उनकी चिंता थी। नगरों के रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाना, जो स्थानीय नगर थे उनको व्यवस्थित रूप से नगर नियोजन का निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी। तब धन कहां से लाया जाए, इसलिए उन्होंने सन 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया था, अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसके माध्यम से धन एकत्रित करने की योजना उन्होंने बनाई थी। तो ये समस्याएं, ये चिंता अंग्रेजों के सामने उस समय 19वीं सदी में थी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, आप जरूर इसको भी राइट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। एक भाग में आपको दे रखा है 7 द्वीपों का समूह, गार्डन हाउस, पैठ, लॉर्ड वेलेजली, सर्वे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया। और सामने कॉलम में आपको दे रखा है इंडो सार्सेनिक शैली, नवगाथिक शैली 1878 ईस्वी, माउंट रोड और पूनामाली रोड, बस्सी, बंबई और 1798 ईस्वी। तो निश्चित ही 7 द्वीपों का समूह इसका राइट आंसर होगा बंबई, 7 द्वीपों का समूह माना जाता है। गार्डन हाउस, गार्डन हाउस का राइट आंसर है, गार्डन हाउस मतलब बगीचे जैसे घर। ये कहां बने, माउंट रोड और पूनामाली रोड। अब ये माउंट रोड और पूनामाली रोड कहां, मद्रास में है। मद्रास के आसपास का जो क्षेत्र था माउंट रोड और पूनामाली रोड, वहां पर इस प्रकार के घर बनना शुरू हुए थे। किस प्रकार के, गार्डन हाउस, है ना, बगीचों वाले घर। क्लियर। अगला था आपका पेठ, जो तमिल शब्द है, इसका अर्थ होता है बस्ती, है ना। बस्ती को पेठ भी कहा जाता था तमिल में। लॉर्ड वेलेजली जो था यह 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था। सर्वे ऑफ इंडिया 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का सर्वेक्षण करवाया गया था, है ना, या इसकी जो स्थापना की गई थी सन 1878 ईस्वी में की गई थी। विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस क्या है, यह एक प्रकार का रेलवे स्टेशन है वर्तमान में। तो यह जो है यह नवगाथिक शैली का बना हुआ है ना। किस शैली के अंतर्गत आता है, नवगाथिक शैली। और गेटवे ऑफ इंडिया यह किस शैली का नमूना है, तो इंडो सार्सनिक शैली का नमूना माना जाता है। तो इस प्रकार हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। आप देख सकते हैं आंसर शीट में, आप अवलोकन कर लें। जब आप पूरा टेस्ट दे देंगे तो फीडबैक में आपको इसकी आंसर शीट पर उपलब्ध होगी। क्लियर। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हमारे अभ्यास कार्य में, है ना। हमारा टेस्ट जो है, टेस्ट एवं अभ्यास कार्य दोनों है। तो हम टेस्ट दे चुके हैं। अब अभ्यास कार्य के आपको 2 क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको हल करना है। प्रश्न है, आरंभिक हिल स्टेशनों की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, है ना। जो हिल स्टेशन बनाए गए थे इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। अभ्यास कार्य के क्वेश्चन के अंक आवंटित नहीं किए गए हैं, इसलिए आप इसको जरूर बहुत अच्छी तरीके से जो फीडबैक में आंसर दे रखा है इसको राइट डाउन करिएगा और याद कर लीजिएगा। आरंभिक हिल स्टेशन के जो उद्देश्य थे, अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय पहाड़ों की शीतोष्ण और ठंडी जलवायु उनके लिए बहुत अच्छी थी। जस्ट अभी हमने जो ऊपर टेस्ट में जो क्वेश्चन हल करा था वही अभ्यास कार्य में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद होना चाहिए, हिल स्टेशन जो स्थापना के जो उद्देश्य थे, इसमें चाय एवं काफी के बागानों के कारण यह औपनिवेशिक काल में अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बन गए, है ना। ठंडे होने के कारण, समशीतोष्ण जलवायु के कारण तो यहाँ बसे ही सही, और अपने सैनिकों को अच्छा माहौल देने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ये इन्होंने पहाड़ों पर भेजा और कई प्रकार की छावनियां भी विकसित हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि चाय एवं काफी के बागान के कारण औपनिवेशिक काल में यह अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बन गए। क्लियर।
अब हम आ गए हमारे टेस्ट एवं अभ्यास कार्य के अंतिम क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल में स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां प्रचलित थी, इसके बारे में भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। अभी हमने सही जोड़ी में 2 शैलियों की चर्चा की थी। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियां प्रचलन में आई थी। जो पहली शैली थी वो थी नवशास्त्रीय, जिसको नियोक्लासिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना पाई जाती थी, जैसे बंबई का टाउन हॉल। जो बंबई का टाउन हॉल बना है वह नवशास्त्रीय शैली का अनुपम उदाहरण माना जाता है। क्लियर? बुक में देखेंगे आप तो और भी कई सारे उदाहरण दे रखे हैं, कम से कम एक एक उदाहरण आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो शैली थी वो थी नवगाथिक शैली, जिसमें ऊंची उठी हुई छत होती थी, नोकदार मेहराबें होती थी, बारीक साज सज्जा देखने को मिलती थी। जैसे बंबई में जो सचिवालय स्थापित करा था, बंबई विश्वविद्यालय है, बंबई का उच्च न्यायालय है, और जो बड़ी बड़ी कह सकते हैं हम जो चर्च होती है वो अधिकांशतः नवगाथिक शैली की बनी हुई होती है। क्लियर? ऊंची ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब वाली जो होती है। क्लियर? और तीसरी शैली थी इंडो सार्वसैनिक। इंडो सार्वसैनिक शैली जो थी यह भारतीय यूरोपियों का मिश्रण थी, है ना। भारतीय शैली और यूरोपीय शैली का मिश्रण मानी जाती थी। के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और बंबई का ताजमहल। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया जो 1911 ईस्वी में बनवाया गया था, यह जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए बनवाया गया था, जो इंडो सार्वसैनिक शैली का अनुपम उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार बंबई का जो ताजमहल होटल है, जो जमशेदजी टाटा के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, यह भी इंडो सार्वसैनिक शैली का अनुपम उदाहरण माना जाता है और इसको गुजराती शैली का नाम भी दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। टेस्ट सबमिट करने के बाद आप व्यू स्कोर देख रहे हैं, आप व्यू स्कोर देख सकते हैं और आपको मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। थैंक यू फॉर योर सबमिशंस। इफ यू पास्ड 80% मार्क्स आर अबव, यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट्स शॉर्टली। निश्चित ही आपकी ईमेल आईडी पर जैसे ही आप टेस्ट दिया है, आपकी 80% से अधिक अंक अर्जित करते हैं तो आपको प्रिंटेबल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। व्यू स्कोर पर आप देख पा रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी आपने टेस्ट दिया वो बिल्कुल सही दिया। अभी जो फीडबैक है ये आपको जरूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और इसके जो बिंदु हैं वो सभी आपको याद करना है। क्लियर? तो एक बार फिर बता दूं मैं आपको, इस टेस्ट में और इस टेस्ट में अभ्यास का आप स्वयं पार्टिसिपेट करके अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एवं शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विथ अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के टेस्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ।